आइए 9th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर पहला हम देखते हैं ज्योग्राफी का। तो चैप्टर पहला आखिर है क्या? तो चैप्टर पहला है इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो इस चैप्टर में हम लोग अपने भारत देश की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चों? भारत देश की बात करेंगे हम, क्योंकि हमारा देश भारत में हर तरह के ज्योग्राफिकल फीचर मौजूद हैं। अब जैसे आप मान लीजिए पश्चिमी एशिया के देश अगर जाते हैं, आप अरब देश जाते हैं, ईरान, इराक, इजराइल जाते हैं, आप यूरोप के किसी कंट्री में जाते हैं, है ना, आप जो है नॉर्थ अमेरिका जाते हैं, आप साउथ अमेरिका जाते हैं, तो आपको वहां पर जाने में लगेगा कि कुछ ना कुछ जो लैंडमार्क्स है या कुछ ना कुछ ऐसी वेदर कंडीशन है, कुछ ना कुछ जियोग्राफिकल फीचर है वहां पर मिसिंग पाया जाएगा। लेकिन हमारे देश भारत में सारे फीचर्स मौजूद हैं जियोग्राफिकली। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इस देश में ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, है ना, ऊंचे ऊंचे पर्वत। पूरे वर्ल्ड के सबसे जो है हाईएस्ट जो है माउंटेन रेंज हमारे देश में ही मौजूद है ना। इसके बाद में आप देखोगे, बात करेंगे प्लेट्यू की, तो प्लेट्यू तो पूरे देश में, यानी पठार हमारे पूरे देश में फैला हुआ है। देश में सबसे बड़ा हिस्सों में से एक है हमारा जो है प्लेट्यू। इसके बाद अगर आप मैदान की बात करोगे, प्लेन एरिया की बात करोगे, तो नदर्न इंडियन प्लेन है, जो कि नदियों ने मिलकर बनाया है। नदियों को अगर देखोगे रिवर्स को, तो भारत में बहुत सी नदियां बहती है, बहुत सी नदियां बहती हैं, और यही नदियां भारत में एक फर्टाइल लैंड यानी कि उपजाऊ मिट्टी लेकर आई है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी जो है वो भारत में पाई जाती है। क्लाइमेट की अगर बात करोगे तो आपको देखोगे कि हमारे देश का क्लाइमेट जो है ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा है ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है। ये सर्दियों में जो है ठंडा भी है और गर्मियों में गर्म भी है। वर्षा भी यहाँ पर होती है, पानी की कोई कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है मानसून बारिश होती है। मानसूनी, विश्व में कई ऐसे देश हैं जो पानी की एक बूंद के लिए तरसते हैं, हमारे यहाँ मानसूनी बारिश होती है ना। यूरोप में भी आप देखोगे तो झिमझिम करते हुए बारिश होती है, बहुत ही स्लो बारिश होती है। लेकिन हमारे यहाँ तो काफ़ी अच्छी तीव्र वर्षा होती है। हमारे यहाँ पानी की भी कोई कमी नहीं है, जल स्रोतों की भी कोई कमी नहीं है, मिट्टी की कोई कमी नहीं है, फसलों की कोई कमी नहीं है, जलवायु तो हमारा, हम क्यों ना कहें कि हमारा जो देश है पूरे जो है विश्व में एक अलग ही स्थान रखता है। तो आइए देखते हैं भाई, हम अगर बात करें अपने देश के इस टॉपिक पे आ जाएं, इंडिया साइज एंड लोकेशन पे अगर अपन आ जाएं, तो हम इस सारे पहलुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं भाई इंडिया साइज एंड लोकेशंस की। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भारत की लोकेशन की। तो आइए मैं आप लोगों को भारत की लोकेशन समझाता हूँ। देखिए बच्चों, मेरे पीछे जो है आपको वर्ल्ड मैप दिखाई दे रहा होगा, ये पूरी दुनिया है। आज आपको मैं पूरी दुनिया इस क्लास में घुमा रहा हूँ। तो आप इस पूरी दुनिया के इस नक्शे में आप देखोगे 7 प्रकार के महाद्वीप है, और तमाम जो है छोटे जो है द्वीप भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हमको इस पूरे विश्व के मानचित्र में हमको भारत को देखना है, क्योंकि चैप्टर हमारा कहता है कि इंडियाज लोकेशन, है ना। तो भारत को हम देखते हैं, तो आपको कहाँ भारत दिखाई दे रहा है? देखिए ये, इसमें टिक मार्क करना चाहूंगा रेड कलर से। देखिए ये हमारा भारत है, ठीक है, ये येलो कलर से जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा भारत है। अब विश्व के मानचित्र में अगर आप इस भारत को देखें, इस भारत को अगर रीड करें, तो कहां पर करेंगे? देखिए ये पृथ्वी है, ये ग्लोब है, ये ग्लोब है, पृथ्वी गोला है, ये है ना, हमारी गोल पृथ्वी है। और इस गोल पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच से एक लाइन जाती है बच्चों, एक बीचों बीच से, देखो ये जा रही है लाइन, देखो बीचों बीच से बिल्कुल जा रही है लाइन, ये जा रही है लाइन, ये वाली लाइन, डॉट वाली लाइन जो दिखाई दे रही है ना, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये है लाइन, वो ये है लाइन, वो ठीक है। ये साफ साफ स्पष्ट यहाँ पर 0 डिग्री आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 0 डिग्री लिखा हुआ है ना। तो ये क्या है 0 डिग्री? इसको हम कौन सी लाइन कहते हैं? याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इक्वेटर। या फिर आप हिंदी में आप इसको कहना चाहेंगे तो हिंदी में कहते हैं इसको विषुवत रेखा, या फिर भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। हमने पिछले अध्यायों में हमने पढ़ा है कि ये जो इक्वेटर है, ये जो विषुवत रेखा है, ये हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। कैसे 2 बराबर भागों में बांटती है? देखिए इस इक्वेटर ने दो पार्ट कर दी पृथ्वी के, एक ऊपर और एक नीचे। तो ऊपर वाले पार्ट को आप देखिए ध्यान से, इसको क्या कहा जाता है? नॉर्थ हेमिस्फीयर। इसको क्या कहा जाता है? नॉर्थ हेमिस्फीयर कहा जाता है। इसको कहा जाता है नॉर्थ हेमिस्फीयर कहा जाता है। और ये जो नीचे वाला जो पार्ट है ये होता है आपका साउथ हेमिस्फीयर। क्या होता है ये आपका साउथ हेमिस्फीयर होता है, ठीक है, क्लियर। तो आपका ऊपर वाला जो हिस्सा है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर है, और नीचे वाला जो हिस्सा है वो आपका साउथ हेमिस्फीयर है। अब हम लोकेशन की बात करते हैं। अब जरा मेरे प्यारे बच्चों, आप इस मैप को देखकर आप बताइए कि इक्वेटर ने हमारी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में बांटा है। ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला हिस्सा साउथ हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध। भारत हमारे किस गोलार्ध में है? नॉर्थ हेमिस्फीयर में है या फिर साउथ हेमिस्फीयर में है? तो क्या आंसर करोगे? आंसर करने की जरूरत ही नहीं, देखकर ही कोई भी बच्चा बता सकता है यहाँ पर, क्योंकि मैप उसके सामने खुला हुआ है। सर नॉर्थ हेमिस्फीयर में हमारा भारत है। कहां पर है? नॉर्थ हेमिस्फीयर में हमारा भारत है। तो आइए चलिए लोकेशन में हमको ये तो पता लग गया कि हमारे भारत की एक्चुअल लोकेशन क्या है, नॉर्थ हेमिस्फीयर, ठीक है। कहां पर है हमारा प्यारा भारत? हमारा प्यारा भारत है नॉर्थ हेमिस्फीयर में। अब चलिए कुछ और बातें भी हम करते हैं।
अगर हम भारत की लोकेशन किसी को बताना चाहें तो आप क्या ये बताएंगे कि हमारा भारत नॉर्थ हेमिस्फीयर में है? सामने वाला अगर जो आपके देश में नहीं रहता है, मान लीजिए आप अपने देश के बाहर किसी टूर पे गए हैं, यूरोप गए हैं अपने टूर पे, वो आपके देश भारत की लोकेशन नहीं जानता है, तो आप उसको क्या बताएंगे? आप उसको ये बताएंगे कि हमारा भारत जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध में है, ऐसे बताएंगे आप इसका? वो समझ ही नहीं पाएगा। वो आपसे उल्टा क्वेश्चन ये करेगा कि भाई नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, अच्छी बात है, लेकिन नॉर्थ हेमिस्फीयर में होगा आपका देश भारत, लेकिन नॉर्थ हेमिस्फीयर में तो बहुत सारे देश हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ लोकेशन क्या है आपके देश की, है ना? नॉर्थ हेमिस्फीयर में तो मैंने सुना है चाइना भी है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में तो मैंने सुना है कि सऊदी अरब भी है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में तो यूरोप भी आता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में तो पूरा नॉर्थ अमेरिका है, आपका देश भारत कहाँ पर है? तो इतना सा एड्रेस काम नहीं कर पाएगा आपका कि हमारा भारत नॉर्थ हेमिस्फीयर में, वहां पर आपको कुछ और बातें बतानी पड़ेगी। अब आप क्या और बातें बताओगे? अब आपको आपके देश की एक्चुअल लोकेशन बतानी है, तो किसी भी देश की वास्तविक स्थिति, किसी भी देश की जो एक्चुअल लोकेशन है वो बताई जाती है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से। किससे बताई जाती है मेरे प्यारे बच्चों? लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से बताई जाती है। अब हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को देखेंगे। देखिए, अब नॉर्थ हेमिस्फीयर को देखना है हमको, साउथ हेमिस्फीयर से हमारा वास्ता खत्म हो चुका है, क्योंकि भारत हमारा कहां पर है? नॉर्थ हेमिस्फीयर में। अब हमको जो देखना है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में देखना है, सीधी सी बात। अब हमको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के सहारे हमको भारत की एक्चुअल पोजीशन निकालनी है। अब यहां पर देखिए, ये 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है, इसने हमारी अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड किया है। अब हम इससे नॉर्थ हेमिस्फीयर की तरफ चलें तो आप देखेंगे यहाँ पर 0 डिग्री के बाद में 1 डिग्री लैटिट्यूड आता है, 2 डिग्री आता है, 3 डिग्री आता है, 4 डिग्री आता है, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री और 8 डिग्री आता है। तो आप यहाँ पर देखिए, ये जो भारत का मेन लैंड का जो दक्षिणी बिंदु है, ये जो सदर्न पार्ट है, ये वाला हिस्सा, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ना, मैंने देखिए रेड से मैंने मार्क कर दिया यहाँ पर, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये यहाँ से एक अक्षांश रेखा जाती है, यहाँ से एक लैटिट्यूड जाता है, और वो कितने डिग्री लैटिट्यूड है बच्चों? तो याद रखिएगा, ये है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, है ना? कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, है ना? अब मैंने कैसे निकाला, याद रखिएगा भाई, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड हो गया, 0 डिग्री के बाद में 1 डिग्री आएगा, 2 डिग्री आएगा, 3 डिग्री आएगा, 4 डिग्री आएगा, ऐसे करके 8 डिग्री आएगा। अब यहाँ पर 8 डिग्री के बाद में 4 मिनट क्या है? तो बच्चों आप एक चीज याद रखिए, जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है, ये 8 डिग्री है, अब 8 डिग्री के बाद क्या आएगा प्यारे बच्चों? 8 डिग्री के बाद 9 डिग्री आएगा। अब ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में है तो हम इसके आगे क्या लगाएंगे? नॉर्थ लगाएंगे, इसके आगे भी नॉर्थ लगाएंगे। अब आप मेरे को बताइए, अगर भारत की अगर बात करें, क्योंकि दो लैटिट्यूड के बीच में तो 111 किलोमीटर का डिफरेंस होता है ना? अब इसका जो नॉर्थ पॉइंट है या साउथ पॉइंट है, वो इन दोनों लैटिट्यूड के बीच में अगर आ जाएगा तो हम इसको काउंट कैसे करेंगे? इसको काउंट करने का तरीका है मिनट। याद रखिएगा, 2 लैटिट्यूड के बीच में या 2 डिग्री के बीच में, किसी भी 2 डिग्री के बीच में कितने मिनट का डिफरेंस होता है? तो याद रखिएगा 60 मिनट का डिफरेंस होता है। कितने मिनट का डिफरेंस? 60 मिनट का डिफरेंस होता है। अब यहां से आप 8 डिग्री के बाद सीधा 9 डिग्री आएगा, लेकिन बीच के जो हिस्से हैं उसको हम किस में काउंट करेंगे भाई? उसको हम किस में काउंट करेंगे? उसको मिनट में काउंट करेंगे। जैसे 8 के बाद में 8 डिग्री 1 मिनट, 8 डिग्री 2 मिनट, 8 डिग्री 3 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 5 मिनट, इस तरह से करके अपन काउंट करेंगे। ठीक है। अब भारत की अगर लोकेशन की बात करें, साउथ पॉइंट की लोकेशन की बात करें, तो 8 डिग्री तो है, लेकिन 8 डिग्री के बाद कितने मिनट ऊपर चलना पड़ेगा? तो 4 मिनट ऊपर चलना पड़ेगा। ये भारत की दक्षिणी लोकेशन है, ये भारत की सदर्न लोकेशन है, ये भारत का सदर्न पॉइंट है, याद रखिएगा। तो दक्षिणी स्थिति तो पता लग गई। अब कोई भी आपसे बोलेगा कि भारत का की स्थिति बताइए, तो आप अकेले ये मत बता देना कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में, साथ में ये भी बताना कि हमारे भारत का जो सदर्न पॉइंट है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पे आता है। इसके बाद अब कोई आपसे बोलेगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ, ये इस लैटिट्यूड में तो बहुत से देशों का दक्षिणी बिंदु आता होगा, तो अब आपको नॉर्थ पोजीशन भी बतानी पड़ेगी, नॉर्थ पॉइंट भी बताना पड़ेगा भारत का। तो भारत का नॉर्थ पॉइंट बताइए। अब इस 0 डिग्री से भारत का सबसे नॉर्थ पॉइंट कहां पर है? देखिए, ये मैंने रेड से मार्क कर दिया, यहां से एक लैटिट्यूड लाइन जाती होगी, ये जाती होगी लैटिट्यूड लाइन, ये भारत का सबसे नॉर्थ पॉइंट है यहाँ पर। चलिए अब देखते हैं ये कैसे निकालेंगे भाई। 8 डिग्री ये हो गया, 8 के बाद में 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 करते करते, है ना, ये जो लाइन जाएगी ना, ये जो लैटिट्यूड लाइन जाएगी वो होगी 37 डिग्री, है ना, 37 डिग्री 6 मिनट। अब कहां, कौन से हेमिस्फीयर में देख रहे हैं? नॉर्थ हेमिस्फीयर में, तो इसके आगे क्या लग जाएगा? नॉर्थ लग जाएगा। 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये क्या है? भारत का सबसे नदन पॉइंट है, ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, ये भारत का सबसे नदन पॉइंट है। अब इतनी बात समझ में आ गई। अब यही चीज मैं बार बार समझाने के लिए नॉर्थ पॉइंट में रिपीट नहीं करूंगा कि ये आखिरकार ये 37 डिग्री कैसे आया और 6 मिनट कैसे आया, है ना। बस ये आप लोग याद रखिए, वही फंडा है ना, याद रखिए। तो ये भारत का सबसे सदर्न पॉइंट हो गया 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और ये भारत का सबसे नदन पॉइंट हो गया 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। क्लियर है? कोई किसी को इशू है, कोई किसी को परेशानी है तो आप बताइए।
नक्शे में ही हमको एक बेसिक सी चीज समझ में आ गई कि हमारे भारत का सदर्न पॉइंट कौन सा है, हमारे भारत का नदर्न पॉइंट कौन सा है। ठीक है, अब चलिए हम इसको नामकरण भी दे देते हैं, भारत का सबसे सदर्न पॉइंट कौन सा है और भारत का सबसे नदर्न पॉइंट कौन सा है। अब देखिए ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ना, ये भारत का यहाँ पर जो 8 डिग्री 4 मिनट पे है, ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। इस पॉइंट का एक नाम है, याद रखिएगा, इस पॉइंट को जाना जाता है किस नाम से, कैप कैमोरिन के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, कैप कैमोरिन के नाम से। किस नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों, कैप कैमोरिन के नाम से। देखिए किस नाम से, कैप कैमोरिन के नाम से, कैमोरिन के नाम से जाना जाता है, कैप कैमोरिन। और ये कहाँ पर आता है तो याद रखिएगा, कन्याकुमारी में आता है। कहाँ आता है, कन्याकुमारी में आता है, कैप कैमोरिन कन्याकुमारी में आता है। ठीक है, ये भारत का सदर्न पॉइंट है। लेकिन आप याद रखना, अभी आगे चल के मैं बताऊंगा, ये भारत की मुख्य भूमि का यानी मेन लैंड का सदर्न पॉइंट है। भारत के यहां तक नहीं है, अंडमान निकोबार तो कन्याकुमारी से भी नीचे है। मैं अभी लास्ट में बात करूंगा उसकी, मैं कहाँ कब बात करूंगा, लास्ट में बात करूंगा, है ना, और बताऊंगा कि उस सदर्न पॉइंट का क्या हुआ है अभी। ठीक है, नदन पॉइंट पे जाते हैं। देखिए भारत का जो नदन पॉइंट है, ये नदन पॉइंट 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पे है। 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पे। इसका भी एक नाम है, इसका जो नाम है वो है इंदिरा पॉइंट, क्या इंदिरा कॉल, क्या नाम है, इंदिरा कॉल। तो आप याद रखिएगा, इसको एक नाम दिया गया है इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, है ना, इंदिरा कॉल। अब आपको एक दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि इसका नाम भी रखने वाले ने क्या सोच समझ के नाम रखा होगा, इंदिरा कॉल। ये कॉल का मतलब क्या होता है, आप लोग ये बोलेंगे कि भाई इंदिरा गांधी का शायद यहाँ पर किसी को कॉल आया होगा, है ना। कॉल का मतलब वो नहीं होता, याद रखिएगा बच्चों, कॉल का मतलब होता है दो ऊंचे इलाकों के बीच में जो यू आकार की वैली होती है, उसको हम कॉल कहते हैं। तो यहाँ पर भारत के ऊपर पामीर का पठार है, पामीर का प्लेट्यू, और भारत के अंदर जो है काराकोरम रेंज है ना। पामीर के प्लेट्यू और काराकोरम रेंज के बीच में यू आकार की वैली है, उस यू आकार की वैली को कॉल के नाम से जाना जाता है। ये बात आप लोगों को हमेशा याद रखना है। इसलिए लोगों ने, हमारे ज्योग्राफर्स ने, इंडिया के जो ज्योग्राफर्स हैं, उसने भारत के सबसे नदन पॉइंट का नाम, जहां पर जो है कॉल का स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसको इंदिरा कॉल नाम दिया। इंदिरा नाम लगाना इसलिए जरूरी था क्योंकि जिस समय नाम दिया जा रहा था उस समय इंडिया की जो प्राइम मिनिस्टर थी वो इंदिरा गांधी थी। ठीक है, अब हम भारत के सबसे वेस्टर्न और ईस्टर्न की बात करेंगे। देखिए एक सिंपल सी बात समझिए, हमने भारत का नदन और सदर्न पॉइंट किसके मद्देनजर निकाला है ना, किसके थ्रू मेजरमेंट किया हमने, लैटिट्यूड लाइन, 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन से मेजरमेंट करके 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन के ऊपर चलना है अपन को। ठीक है, निकाल। अब आपसे अगर बोला जाए कि इंडिया का ईस्टर्न और वेस्टर्न पॉइंट आपको निकालना है, तो ईस्टर्न और वेस्टर्न पॉइंट भी 0 डिग्री से निकलेगा। लेकिन कौन सी 0 डिग्री से निकलेगा, याद रखिएगा, ये वाली 0 डिग्री, यानी कि देशांतर रेखा से निकलेगा। कारण क्या है देशांतर रेखा से निकलने का, अरे भाई इसका ईस्टर्न और वेस्टर्न पॉइंट जो है वो वर्टिकल है कि नहीं है, ये वर्टिकल है, और जो नदन और सदर्न पॉइंट हॉरिजेंटल है, तो इसको हम 0 डिग्री लैटिट्यूड से निकालेंगे, और जो ईस्टर्न और वेस्टर्न पॉइंट है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से निकालेंगे। आई बात समझ में, देशांतर रेखा से निकालेंगे। अब आप मेरे को एक पोजीशन की एक बात और बताइए। देखिए ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, इसने हमारे पूरे वर्ल्ड को दो पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन से दो पार्ट हैं, यहां देखिए, ये है वेस्ट, ये है वेस्ट, और ये वाला पार्ट जो है ये है ईस्ट, ईस्ट। आप मेरे को बताइए, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, ये है वेस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, और ये है ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो आप बताइए भारत हमारा कौन से हेमिस्फीयर में है, कौन से गोलार्ध में है, पूर्व पश्चिमी गोलार्ध में है या फिर पूर्वी गोलार्ध में। तो आप देखकर ही इसका आंसर बता देंगे कि हमारा भारत तो कौन से गोलार्ध में है, कौन से हेमिस्फीयर में है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। अब दोनों को जोड़ के देखिए, आपसे पूछा जाए भारत की लोकेशन बताइए, तो अब आपके पास में 4 ब्लॉक आ गए, है ना। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। अब मैं बोलूंगा कौन से वाले ब्लॉक में है, तो आप बोलोगे सेकंड वाले ब्लॉक में है। यानी अगर लैटिट्यूड से देखा जाए तो हमारा भारत नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, और लॉन्गिट्यूड से देखा जाए तो ईस्ट हेमिस्फीयर में। अब दोनों को जोड़ देते हैं, हमारा भारत नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड ईस्ट, नॉर्थ एंड ईस्ट हेमिस्फीयर में। दोनों को जोड़ के देखिए, क्या बोलोगे आप, हमारा भारत नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में है, यानी हमारा भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। अब ये आपका उत्तर पूर्वी गोलार्ध आ गया, ये आपकी करेक्ट लोकेशन। तो कोई भी अगर आपसे इंडिया की लोकेशन पूछे तो यहां पर देखिए, मैं लिख देता हूं इंडियाज लोकेशन, INDIAS, इंडियाज लोकेशन, लोकेशन, है ना, इंडियाज लोकेशन। तो आप क्या बताओगे, सीधा सीधा नॉर्थ, क्या बताओगे, नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर, सॉरी, क्या बताओगे, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट हेमिस्फीयर,
नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर, ये इंडिया की लोकेशन, इंडियाज लोकेशन नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर, ठीक है। अब चलिए काउंट करते हैं, देखो अब इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से काउंट करेंगे तो आप देखेंगे टोटल कितने जो है लॉन्गिट्यूड है, तो आप बोलोगे 360 लॉन्गिट्यूड है। अब 360 लॉन्गिट्यूड में हमारा जो भारत का जो ईस्टर्न पॉइंट है, ये ईस्टर्न पॉइंट है, ये वेस्टर्न पॉइंट है, ये ईस्टर्न पॉइंट है। तो आप देखोगे वेस्टर्न पॉइंट कौन से लॉन्गिट्यूड में आता है, तो आप देखोगे 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब यहाँ पर आप देखो ये वाले लॉन्गिट्यूड को देखो, क्योंकि इस लॉन्गिट्यूड के बाद ही तो नंबर आ रहा है भारत का। ये वाला लॉन्गिट्यूड अगर आप देखोगे तो ये वाला लॉन्गिट्यूड कौन से नंबर का है, 60 नंबर पे जा रहा है, यानी 60 के बाद ही है जो। तो यहाँ पर आप अगर देखोगे तो ये जो पॉइंट आ जाएगा, यानी कि गुजरात वाला पॉइंट, ये भारत का गुजरात में आता है। तो ये कौन सा पॉइंट है, 67 डिग्री है ना, 67 डिग्री 8 मिनट है ना, 67 डिग्री 8 मिनट ईस्ट आ जाएगा। अब इसके आगे ईस्ट लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारा भारत जो है लॉन्गिट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो ईस्ट में है, तो इसकी लोकेशन क्या होगी, 67 डिग्री 8 मिनट ईस्ट है ना। और आप यहां पर अगर ईस्टर्न पॉइंट की बात करोगे तो उसमें भी ईस्ट आएगा, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, यहां पर भी आ जाएगा, है ना। तो आप याद रखिए 67 डिग्री 8 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये भारत की ईस्टर्न और वेस्टर्न लोकेशन हुई, याद रखिएगा। अब इनको भी किसी नाम से जाना जाता है, ये जो पॉइंट है ये गुजरात में आता है, याद रखिएगा, गुजरात में गोहार माथा के नाम से जाना जाता है। और जो ईस्टर्न पॉइंट है भारत का वो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है, ये अरुणाचल प्रदेश में आता है, अरुणाचल प्रदेश का किबिथु, ठीक है, ये किबिथु है। अब ये हुई सबसे नदर्न हेमिस्फीयर, सबसे सदर्न हेमिस्फीयर, सबसे ईस्टर्न हेमिस्फीयर और सबसे नदर्न पॉइंट, सदर्न पॉइंट, ईस्टर्न पॉइंट और वेस्टर्न पॉइंट, सबकी चर्चा अपनी हो गई है, ठीक है। अब बात करते हैं भारत के सदर्न पॉइंट को लेकर। तो आप याद रखना भारत का जो दक्षिणी बिंदु है केवल कैप कैमोरिन तक ही नहीं, 8 डिग्री 4 मिनट ही नहीं, बल्कि जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है जो कि इसमें बने हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो और नीचे तक है, यानी कि भारत का जो सबसे सदर्न पॉइंट है वो अंडमान निकोबार के निकोबार आइलैंड का वो पॉइंट है, याद रखिएगा, अंडमान निकोबार। लेकिन वो आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, भारत का अधिकार तो है, लेकिन अगर कोई आपसे बोले कि मेन लैंड का बताइए तो ये मेन लैंड का मुख्य भूमि का है, ये कन्याकुमारी का कैप कैमोरिन, ठीक है। लेकिन आपसे बोला जाए कि भारत का सबसे सदर्न पॉइंट बताओ तो आप इंदिरा पॉइंट बताएंगे। क्या बताओगे, इंदिरा पॉइंट, याद रखना ग्रेट निकोबार आइलैंड में आता है। लेकिन 2004 में सुनामी आई थी, क्या आई थी, 2004 में सुनामी आई थी, और सुनामी में ये जो पॉइंट है भारत का सबसे सदर्न पॉइंट इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में है, ये डूब गया था, है ना, 2004 में डूब गया था। तो लेकिन फिर भी हम बुक्स में आज भी उस पॉइंट को पढ़ते हैं। तो ये भारत की लोकेशन हुई, है ना। अब लोकेशन, अब आपसे अगर कोई पूछे यूरोप गए टूर पे या अफ्रीका गए या अमेरिका गए और उसने आपके देश भारत की लोकेशन पूछा तो क्या बताओगे आप लोकेशन, माय कंट्री इंडिया इज सिचुएटेड इन नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। सबसे पहले तो यही बताना है आपको, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। इसके बाद आपको बताना है कि ईस्टर्न पॉइंट, नदर्न पॉइंट इज 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, सदर्न पॉइंट इज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ठीक है। दोनों के आगे नॉर्थ नॉर्थ लगेगा क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर में इंडिया। अब आप बताओगे 67 डिग्री 8 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये आपके इंडिया की जो है वेस्टर्न लोकेशन और ईस्टर्न लोकेशन है। याद रखिए वेस्टर्न लोकेशन और ईस्टर्न लोकेशन के बीच में कितने लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है, दोनों को माइनस कर दो, 97 डिग्री में से 67 डिग्री को माइनस कर दो, तो जो बचेगा वो आपके देश के दोनों पॉइंट्स के बीच में लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस है ना। और आपको पता है कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड 4 मिनट के बराबर होता है, दोनों के बीच में लगभग 30 मिनट का अंतर है, अप्रॉक्स 30 मिनट का, 30 मिनट 30 डिग्री ईस्ट का लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है। अब एक लॉन्गिट्यूड अगर 4 डिग्री के बराबर होता है तो 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड कितने के बराबर हो गया, 120 मिनट के बराबर होता है, और 120 मिनट मतलब 2 घंटा होता है। अब मान लीजिए 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में अगर सनराइज होता है, यानी अरुणाचल प्रदेश में सनराइज होता है, तो इसके सनराइज होने के 2 घंटे बाद गुजरात में यानी कि 67 डिग्री 8 मिनट ईस्ट में सनराइज होगा। याद रखिए दोनों के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस होगा। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड 4 मिनट के बराबर होता है, तो 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है वो कितने मिनट के बराबर होंगे, वही 2 आवर्स के बराबर होंगे। याद रखिए ये हमने कैलकुलेशन किया है, ठीक है। क्लियर है, इतनी बातें तो आप सभी को क्लियर है, उम्मीद करता हूं इतनी बातें आप लोगों को क्लियर है। अगर अभी भी नहीं क्लियर हुई है तो इस वीडियो को अगर आप अपने मोबाइल पे देख रहे होंगे तो
अपने मोबाइल पे स्टॉप करके एक बार फिर से रिवाइज करिए वीडियो को, और जो है मोशन है उसको थोड़ा सा स्लो कर लीजिए, है ना, और बड़े आराम आराम से धीरे धीरे उसको समझने की कोशिश करिएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत ही बेसिक सी चीजें समझाई है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लोकेशन की बात तो हमारी हो गई, अब हम साइज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? साइज की। तो इंडिया के अगर हम साइज की बात करें, अगर हम इंडिया के साइज की बात करें तो इंडिया के आप देखोगे कि इंडिया जो है हमारा एक ऐसा देश है, अगर पूरे वर्ल्ड में अगर अपन बात करें एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, वर्ल्ड में अगर अपन एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं इंडिया की, तो भारत का एरिया है ना कितना है, तो आप याद रखना इंडिया का जो एरिया है वो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। याद रखिए ना, शॉर्ट में इसको 32.8 जो है मिलियन इसको लिखा जाता है, 32.8 मिलियन लिखा जाता है। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से पढ़ें तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर इसका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये भारत का एरिया है। अब अगर आप परसेंटेज देखोगे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग, है ना, अगर आप देखोगे अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड, है ना, है ना, है ना, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड अगर आप देखोगे तो भारत पूरे वर्ल्ड का कितना परसेंट है? 2.4% है ना। इंडिया 2.4% ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। जो इंडिया है वो 2.4% यानी 2.4% ऑफ वर्ल्ड, याद रखिएगा। तो इंडिया का एरिया कितना है? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। कितना है? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। और अगर आप वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड का 2.4% एरिया है भारत का, 2.4% एरिया है भारत का। अब याद रखिएगा एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे बड़ा देश कौन सा है, ये आपको ग्राफ बता देगा। देखिए सबसे बड़ा देश कौन सा है? रशिया। रशिया पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ी कंट्री है, सबसे एरिया इसका सबसे बड़ा है, याद रखिएगा, है ना। कनाडा सेकंड नंबर पे आ जाएगा। सेकंड नंबर पे क्या है? कनाडा। थर्ड नंबर पे जो है यूएसए है एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। फोर्थ नंबर पे चाइना का एरिया आता है, फोर्थ नंबर पे चाइना आता है। फिफ्थ नंबर पे आपका आ जाएगा ब्राजील, फिफ्थ नंबर पे ब्राजील आ जाएगा। सिक्स नंबर पे आ जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, और सेवंथ नंबर पे आ जाएगा इंडिया। अगर कोई आपसे बोले कि सेवंथ नंबर पे आता है इंडिया, इंडिया के बाद कौन सा आता है एट्थ नंबर पे, तो आप यहाँ याद रखिएगा एट्थ नंबर पे अर्जेंटीना का नंबर आता है। किसका आता है? अर्जेंटीना का। तो ये आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, अर्जेंटीना जो है एट्थ नंबर पे। भारत के बाद का भी पूछा जा सकता है आपसे। चलिए यहाँ पर एक वर्क और कर लेते हैं अपन लोग। रशिया के एरिया की बात चल रही, देखिए सबका एरिया यहाँ पर दिया हुआ है स्क्वायर किलोमीटर में, है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो है एरिया भी दिया हुआ है। अपन ये इसकी कैपिटल देखते हैं। रशिया की कैपिटल अगर आपसे पूछी जाए तो आप क्या बताओगे? मॉस्को बताओगे। मॉस्को, मॉस्को, है ना, रशिया की कैपिटल है मॉस्को। कनाडा की कैपिटल अगर आपसे पूछी जाए तो ओटावा बताओगे, ओटावा है। यूएसए की कैपिटल पूछी जाए तो आप बताओगे वॉशिंगटन, वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी। चाइना की कैपिटल अगर आपसे पूछी जाए तो आप बताओगे बीजिंग, बीजिंग, है ना। ब्राजील की अगर पूछी जाए तो आप बताओगे ब्राजीलिया, ब्राजीलिया। ऑस्ट्रेलिया की अगर पूछी जाए तो आप बताओगे कैनबरा, कैनबरा। इंडिया की अगर पूछी जाए तो आप बताओगे दिल्ली, न्यू दिल्ली, ठीक है। और इसके बाद अर्जेंटीना एट्थ नंबर पे है, ये मैंने आपको अपनी तरफ से बताया अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की अगर पूछी जाए तो आप बताओगे ब्यूनस, ब्यूनस आयर्स ना, आयर्स, ब्यूनस आयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन देखेंगे, साइज की अगर बात देखोगे तो वर्ल्ड में अगर देखोगे एरिया 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। वर्ल्ड जो है के अकॉर्डिंग आपका 2.4% एरिया जो है पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग है। अगर स्थान की अगर बात करोगे, पोजीशन की बात करोगे तो सेवंथ रैंक है अपनी, है ना। रैंक की अगर आप बात करोगे, रैंक क्या है तो आप देखिएगा सेवंथ रैंक है ना। आपसे बोला जाए कि इंडिया के पहले यानी सिक्स्थ रैंक पे तो आप बोलोगे ऑस्ट्रेलिया, और इंडिया के बाद जो है वो क्या आ जाएगा आपका? अर्जेंटीना आ जाएगा। इसकी कैपिटल आप लोग जरूर याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम पे में कैपिटल जो है पूछी जाती है। कभी भी आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो और न्यूज़पेपर में अगर आ जाए बीजिंग के बारे में कि बीजिंग में ये घटना, तो आपको पता होना चाहिए कि बीजिंग किस सिटी की बात कर रहा है भाई, उस सिटी की बात कर रहा है जो चाइना की कैपिटल है, ठीक है। तो आपको कैपिटल याद होनी चाहिए भाई, ठीक है। चलिए अब थोड़ा साइज में और थोड़ा सा डीपली हम लोग अंदर जाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये हमारा इंडिया है और इसकी मैंने पोजीशन तो आपको बता दी कि जो वेस्टर्न पॉइंट है, वेस्टर्न पॉइंट है, वेस्टर्न पॉइंट है 67 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट,
है ना, इसके आगे हम ईस्ट लगाएंगे, क्योंकि जो वेस्टर्न पॉइंट हो चाहे ईस्टर्न पॉइंट हो, ये हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग हम इसको काउंट करते हैं, और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के ईस्ट में है हमारा इंडिया, तो दोनों पॉइंट के आगे ईस्ट लगेगा। अब ये वेस्टर्न पॉइंट हो गया और ये ईस्टर्न पॉइंट है हमारे, ईस्टर्न पॉइंट है हमारा। मैंने अभी आप लोगों को ये सारी चीजें समझाई थी काफी डिटेल में। ईस्टर्न पॉइंट है, तो इसमें ये कितना डिग्री कितना मिनट है, तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है, इसमें भी ईस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो भारत पूर्व में स्थित है ना। और अगर आप नदर्न और सदर्न पॉइंट की बात करोगे तो ये भारत का सबसे नदर्न पॉइंट है ना, तो ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ आ जाएगा। और ये सदर्न पॉइंट की बात करोगे तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ आ जाएगा, दोनों में नॉर्थ लगेगा, है ना इंडिया का। लेकिन सबसे सदर्न पॉइंट जो है ये अंडमान निकोबार का एक छोटा सा पॉइंट है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर छोटा सा एक पॉइंट है ना, निकोबार का, ग्रेट निकोबार में, है ना, इंदिरा पॉइंट नाम दिया है हमने उसको। लेकिन वो 2004 में जो सुनामी आई थी उसमें डूब गया था वो पॉइंट, ठीक है, इसलिए हम उसकी चर्चा करते तो है लेकिन कम उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, अब आपसे बोला जाए कि सर भारत के सबसे नॉर्थ पॉइंट से भारत के सबसे साउथ सदर्न पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ देखिए आपको मैप में ही लिखा हुआ है यहाँ पर 3214 किलोमीटर, यानी कि 3214 किलोमीटर है। भारत के सबसे नॉर्थ से सबसे साउथ का के बीच का डिस्टेंस जो है वो 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर। और यदि आपसे वेस्ट टू ईस्ट का डिस्टेंस अगर पूछा जाए, तो वेस्ट टू ईस्ट का डिस्टेंस तो आप बताओगे 2933 किलोमीटर। कितना बताओगे? 2933 किलोमीटर, ये आपको मैप में ही दिया हुआ है। अब भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम जोन है ना, भारत IST जिसको कहा जाता है, वो कौन सा है? तो आप याद रखिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भारत के ईस्टर्न पॉइंट और भारत के वेस्टर्न पॉइंट के बीच में 2 घंटे का अंतर है ना। आप देखिए ये 97 डिग्री 25 मिनट है और ये है 68 डिग्री 7 मिनट। अगर दोनों को अपन माइनस कर देंगे, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि भारत के ऊपर से कितने लॉन्गिट्यूड गुजरते हैं, है ना। तो लगभग आपका जो आंसर आएगा अप्रॉक्स 30 के पास में आएगा। देखिए 28 पॉइंट समथिंग आता है, लेकिन अपन उसको स्टैंडर्ड 30 मान लेते हैं, है ना। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 30 लॉन्गिट्यूड का। कितना आ जाएगा? 30 लॉन्गिट्यूड। एक लॉन्गिट्यूड 4 मिनट के बराबर होता है, तो 30 लॉन्गिट्यूड के बराबर 120 मिनट के। 120 मिनट मतलब कितना घंटा होता है हमारा? 2 घंटा। यानी दोनों के बीच में टाइम को लेकर 2 घंटे का अंतर है। यहाँ सनराइज अगर मान लीजिए सुबह 6 बजे हो रहा है तो यहाँ सनराइज 8 बजे होगा। यहाँ सनराइज, देखिए वैसे सनराइज गुजरात में 6 बजे होता है। इसका मतलब क्या है कि अरुणाचल प्रदेश में सुबह 4 बजे ही सब सूरज निकल जाता है ना, सुबह 4 बजे सूरज। अब वहां के लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि टाइम जो है इंडिया में 2 होने चाहिए, एक टाइम जोन हमको अलग दो, एक टाइम जोन तुम रखो, क्योंकि हम लोग जो है 4 बजे से उठ जाते हैं, 4 बजे से सवेरा हो जाता है हमारा, 4 बजे उठ जाते हैं, बढ़िया घूम घाम के टहल वहल के बढ़िया खाना वाना बना लेते हैं, खाना वाना खा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं और बैठे रहते हैं। इंडिया के बाकी के लोगों का इंतजार करते हैं कि वो उठेंगे। अगर कोई बैंक में जॉब कर रहा है तो भैया अगर कोई गुजरात का कोई बंदा अगर उठ जाएगा, है ना, 11 बजे तक 10 बजे तक बैंक पहुंचेगा तब जाकर मैं बैंक पहुंचूं, है ना, जबकि वो उठ गया है हमसे 2 घंटे पहले, वो फालतू बैठा है अपने घर में, है ना। तो उन्होंने बोला हम फालतू क्यों बैठे हैं भाई, अगर हम पहले उठे हैं तो पहले अपने काम पे चले जाएं और पहले अपने काम से जो है लौट के वापस आ जाएं और जल्दी सो जाएं, जल्दी उठ जाएं, है ना। तो एक थोड़ी सी काम काज करने वाले लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम जाती है। तो यहाँ के जो लोग हैं नॉर्थ ईस्ट के लोग, वो अलग टाइम जोन की मांग कर रहे हैं कि भारत में एक टाइम जोन और होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड टाइम और होना चाहिए। लेकिन नहीं, भारत में 2-2 टाइम, अगर किसी भारत के क्षेत्र में अगर 2-2 टाइम जोन अगर हो जाएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है लिटरेसी को लेकर भारत में है कि भारत में 100% लोग लिटरेसी रेट जो है 100% नहीं है, वो कम है। भारत में कई ऐसे मजदूर लोग हैं, किसान लोग हैं, भिखारी भी हैं, भीख जो है सड़कों पे कई लोग जो है जो भीख मांग रहे हैं। तो हम देखेंगे वो इन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। वो तो यही जानेंगे कि यहाँ 6 बज रहा है तो यहाँ भी 6 बज रहा होगा, हमारे देश में एक ही समय, तो वो नहीं समझ पाएंगे। जब तक हमारी लिटरेसी 100% के पास नहीं पहुंच जाती तब तक इसको भारत जो है 2 टाइम करने में कटिबद्ध नहीं है। अब हमने जो है दोनों के बीच का रास्ता निकाला है, ना तुम्हारी ना तुम्हारी, हम दोनों के बीच से निकलने वाली एक रेखा को, यानी 82 डिग्री 30 मिनट को हम जो है भारत का स्टैंडर्ड टाइम जो यानी कि IST लाइन हम मान लेते हैं। तो आप याद रखिएगा 82 डिग्री 30 मिनट, ये जो लाइन जा रही है ये भारत का क्या है? ये भारत का स्टैंडर्ड टाइम जोन है, स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम जोन है ना। यहाँ इस डिग्री के मुताबिक ही भारत का समय निर्धारित किया जाता है। और ये लाइन जो है वो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर जाती है। कहाँ से होकर जाती है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट से होकर जाती है ना। और इलाहाबाद के पास में जो नैनी पड़ता है, प्रयागराज के पास में जो नैनी पड़ता है, वहां से भी होकर जाती है ना। मिर्जापुर आजकल की किताबें ज्यादा लिख रही हैं, आजकल की बुक्स जो हैं वो मिर्जापुर ज्यादा लिखती हैं,
तो अब जो है मिर्जापुर हो गया है। लेकिन अगर प्रयागराज का नैनी भी अगर आ जाए तो आपको जो है उसको गलत नहीं करार करना है, उसको भी सही करना है, क्योंकि इसी लाइन के ऊपर प्रयागराज का नैनी भी आता है। ठीक है, तो करेक्ट, ये हम साइज की भी हमने यहाँ पर बात कर ली है ना। तो आप देखेंगे ये जो है मैप है, ये अब आपको ये वर्क करना है इस मैप के ऊपर कि कहाँ कौन सा रूट है, क्योंकि आपने लोकेशन देख ली है भारत की, दूसरे कंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जो है इंडिया की लोकेशन देख ली है, और ये बहुत सारे रूट्स हैं। आप देखोगे कि ये जो है वायु मार्ग भी दिया हुआ है, यानी एयर रूट भी दिए हुए हैं, और इंडिया के आसपास में जो है ये आप देख रहे हो कि पड़ोसी देश भी दिए हुए हैं। तो आप जो है इसको आप लोगों को घर पे रीड करना है। अब आइए अपन बात करते हैं इंडिया के नेबर्स की, यानी भारत के पड़ोसी देशों की बात करते हैं कि भारत से लगे हुए कौन कौन से देश हैं। तो आइए हम मैप को रीड करते हैं। चलिए, तो मैप को अगर अपन रीड करें, सबसे पहले हम भारत के का लैंड एरिया देखते हैं, भारत का लैंड एरिया देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं भारत के लैंड एरिया की बात करूँ तो देखिए हमारा भारत जो है साउथ में किससे घिरा हुआ, सदर्न बाउंड्री जो भारत की है पूरी तरह से कोस्टल लाइन है ना, ये कोस्टल लाइन है। सदर्न पॉइंट जो है भारत का, सदर्न बाउंड्री जो है पूरी की पूरी कोस्टल लाइन है, समुद्र से लगी हुई है। लेकिन नदर्न बाउंड्री को आप देखोगे तो ये पूरी तरह से लैंड एरिया से लगी हुई है ना। तो हम ये इस जो बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है ना, हम इस बाउंड्री को कोस्टल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? ये है भारत की कोस्टल लाइन, और ये भारत की है लैंड बाउंड्री। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर बात करते हैं लैंड बाउंड्री की। किसकी बात करते हैं? लैंड बाउंड्री की बात करते हैं। तो आइए लैंड बाउंड्री, अब आपसे पूछा जाए कि भारत की जो लैंड बाउंड्री है, याद रखना ये लैंड बाउंड्री है कितनी लंबी। तो आप याद रखना लैंड बाउंड्री की अगर बात करें तो 15,200 किलोमीटर लंबी है ना। कितनी लंबी है? 15,200 किलोमीटर। लैंड बाउंड्री कितने किलोमीटर लंबी है? 15,200 किलोमीटर लंबी है। वहीं अगर आपसे कोस्टल लाइन की अगर बात की जाए, यहाँ पर देखिए कोस्टल लाइन, यहाँ पर बात करते हैं कोस्टल लाइन की, यहाँ पर बात करते हैं कोस्टल लाइन की। तो कोस्टल लाइन कितनी लंबी है याद रखिएगा। कोस्टल लाइन जो है हमारी, टोटल जो कोस्टल लाइन है 7516.6 किलोमीटर, ये टोटल है, याद रखिएगा। मेन लैंड, ये आइलैंड वगैरह सबको मिलाकर 7516.6। अगर केवल और केवल इतनी आप काउंट करोगे तो 6100 किलोमीटर आएगी। ठीक है, तो 7516.6 किलोमीटर ये लैंड बाउंड्री। यहाँ पर जो हमारी ये वाली लैंड बाउंड्री है ये ज्यादा लंबी है, याद रखिए, क्योंकि आप देख रहे हो जम्मू कश्मीर में कितनी टर्निंग है, नॉर्थ ईस्ट में कितनी टर्निंग है। तो आप देखोगे लगभग जस्ट डबल का डिफरेंस है। यहाँ पर 15,200 किलोमीटर लंबी है ये हमारी लैंड बाउंड्री। और आप देखोगे कितने देश हैं, तो आप याद रखना टोटल कंट्री, टोटल नेबर कंट्री, अगर नेबर कंट्री की बात करोगे तो टोटल कितनी है? 7 है, 7 है ना। कौन कौन सी है जरा आप मैप में ही अपन इसको काउंट करते हैं। नेबर कंट्री टोटल कितनी है? 7 है। तो आप देखिए सबसे पहले नंबर पे तो आपको यहाँ पर पाकिस्तान दिखाई दे रहा है। सबसे पहले नंबर पे क्या है? ये आपका पाकिस्तान आ गया। सेकंड नंबर पे आप देखना बहुत छोटी सी एक बाउंड्री यहाँ पर आपको दिखाई देगी अफगानिस्तान की। ये सेकंड नंबर पे अफगानिस्तान, बहुत छोटा सा लगता है यहाँ पर, ये जो है काराकोरम के पास में जो है, काराकोरम के बैक साइड पे अफगानिस्तान की बाउंड्री हमको छोटी सी दिखाई देगी। सेकंड बाउंड्री हो गई। थर्ड बाउंड्री आप देखोगे तो ये चाइना की बाउंड्री लगती है। फोर्थ बाउंड्री आप देखोगे ये नेपाल की है, फोर्थ बाउंड्री है ना। फिफ्थ बाउंड्री आप देखोगे ये भूटान की है, फिफ्थ बाउंड्री है ना। सिक्स्थ बाउंड्री आप देखोगे ये म्यांमार की है, और सेवंथ बाउंड्री आप देखोगे तो ये बांग्लादेश है। क्लियर है आप सभी को? तो ये हमारे नेबर कंट्रीज हैं। कौन कौन सी है? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, और आपका चाइना है, ये आपका नेपाल हो गया, फिफ्थ आपका भूटान हो गया, सिक्स्थ आपका म्यांमार हो गया, और सेवंथ आपका हो गया बांग्लादेश, है ना। आप इसको एक तरीके से और याद कर सकते हैं, 7 कंट्री है, 7 कंट्री को कोड के थ्रू याद कर सकते हैं, बचपन MBA, है ना। ब से बांग्लादेश, च से चाइना, है ना, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान, और A से अफगानिस्तान। बचपन MBA, इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। देखिए याद करने का आपका एक यूनिक तरीका होता है, हर आदमी का एक यूनिक सिग्नेचर होता है, आपका भी एक यूनिक सिग्नेचर होगा याद करने का। आप अपने तरीके से उसको याद कर सकते हैं, मैंने एक रास्ता बताया आपको याद करने का। तो ये भारत के नेबरिंग कंट्री हैं, लेकिन ये नेबरिंग कंट्री जो है वो लैंड बाउंड्री से घिरी हुई है। किससे घिरी हुई? लैंड बाउंड्री से घिरी हुई है, और मैप में आपको मैंने काउंट करके बता दिया। अब हम बात करते हैं किसकी? कोस्टल लाइन की। तो कोस्टल लाइन हमारी कितनी लंबी है? 7516.6 किलोमीटर है, ये हमारी कोस्टल लाइन है। यहाँ आइलैंड भी शामिल है, चाहे आप लक्षद्वीप को भी काउंट कर लो, जितने भी आइलैंड है सबकी लेंथ काउंट कर लो आप, और अंडमान निकोबार के जितने भी आइलैंड है इन सबकी भी लेंथ काउंट कर लो। अगर हम कोस्टल लाइन की लेंथ पूरी काउंट करते हैं आइलैंड सहित तो 75, तो कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा 7516.6 किलोमीटर आ जाएगा। अब इस कोस्टल लाइन से भी कंट्री लगती है ना। तो आप याद रखिएगा यहां से भी नेबरिंग कंट्री लगती है। तो आपसे पूछा जाए कि नेबरिंग कंट्री है ना कितनी लगती है कोस्टल लाइन से, तो आप बताओगे यहां पर भी 7 लगती है। कितनी लगती है? 7 लगती है। तो आप बताइए हमारी समुद्री सीमा से कौन से देश लगे हैं?
ये आप याद रखना, है ना। तो देखिए समुद्री सीमा से अगर बात करोगे तो कौन कौन सी कंट्री लगी, देखिए यहां पर मैं आपको बता देता हूं, थाईलैंड, थाईलैंड है ना, सबसे पहली हो गई। सेकंड होगी बांग्लादेश, बांग्लादेश है ना, इंडोनेशिया, है ना, म्यांमार, कितने हो गए, 4 हो गए। श्रीलंका, श्रीलंका, पाकिस्तान, पाकिस्तान से याद रखिएगा, पाकिस्तान से हमारी कोस्टल लाइन भी लगती है, दोनों के बीच में विवाद है सरक्रीक को लेकर, यहाँ सरक्रीक है, सरक्रीक को लेकर दोनों के बीच में विवाद भी है। एम से आपका लास्ट में हो जाएगा मालदीव्स, मालदीव एक छोटी सी कंट्री है, ये है मालदीव, देखिए ये भारत के साथ में जो है समुद्री सीमा शेयर करते हैं, तो मालदीव्स, ठीक है। तो 7 कंट्री हमारी कोस्टल लाइन से लगती है, ये कोस्टल लाइन है हमारी, है ना, 7516.6 किलोमीटर लंबी, और 7 कंट्री ही हमारी लैंड बाउंड्री से भी लगती है, तो ये लैंड बाउंड्री से लगती है। ये आपका होमवर्क है कि इन कंट्रीज की आप लोगों को कैपिटल पता होनी चाहिए, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही, कल फिर अगले लेक्चर में मैं आप लोगों से मुलाकात करूंगा। आज अपन ने इंडिया की साइज एंड लोकेशन और नेबरिंग कंट्रीज के बारे में जाना, है ना। अब नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा 9th क्लास ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर जो आएगा वो फिजिकल फीचर को लेकर आएगा, है ना। तो भारत की भौगोलिक स्थिति यानी फिजिकल फीचर्स पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही।